भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण और कौशल विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन से 5 नए जिलों के गठन से संबंधित पहलुओं का आकलन करने के लिए एक समिति बनाने को कहा। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश भर के मंदिरों में भव्य सजावट, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। शक्तिशाली तूफान शानशान के जापान के पश्चिम भाग में टकराने की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट और मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। बैठक के दौरान भारत और सिंगापुर के नेताओं ने दोनों देशों के बीच उभरते हुए और भावी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार किया। दोनों देशों ने 6 प्रमुख क्षेत्रों का चयन किया। इनमें डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा तथा अत्याधुनिक विनिर्माण और संपर्क सुविधाएं शामिल हैं। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रेलवे तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। सिंगापुर की ओर से वहां के उप प्रधानमंत्री गन किम योंग ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने की योजना पर भी चर्चा की। उन्होंने आसियान और G20 देशों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग पर भी विचार विमर्श किया। भारत और सिंगापुर के बीच आपसी व्यापार में निरंतर वृद्धि हुई है। सिंगापुर भारत का 6ठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में आज वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के अध्यक्ष टी राजाकुमार से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने निष्पक्ष कार्रवाइयां करने के लिए FATF की सराहना की। दोनों ने FATF के भविष्य और संगठन में भारत की भूमिका के बारे में विचार विमर्श किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई जैव आर्थिक नीति से आगामी वर्षों में भारत विश्व में अग्रणी देश होगा। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में जैव आर्थिक नीति की जानकारी देते हुए कहा कि देश की जैव अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 2014 की $10 अरब से बढ़कर 2024 में $130 अरब पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के ह्रास जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नई जैव आर्थिक नीति तैयार की गई है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनाने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लद्दाख को विकसित और खुशहाल बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय ने 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के लोगों के लिए अधिक अवसर सृजित करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि नए जिलों के निर्माण से हर स्तर पर प्रशासन सुदृढ़ होगा और सरकारी कार्यक्रमों का लाभ लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन से कहा है कि वो नए जिलों के निर्माण के बारे में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन करे। समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की संशोधित सूची जारी की। इससे पहले पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 44 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 90 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन A पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए
आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज देश भर के मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। मंदिरों में भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज मध्य रात्रि को मंदिरों और घरों में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा में श्रद्धालु कल से पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान, द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर, प्रेम व इस्कॉन मंदिरों में दर्शन के लिए रविवार से ही लाखों की संख्या में देश विदेशों से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में बाजार जन्माष्टमी के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। वहीं आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर राधा कृष्ण युगल जोड़ी की पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं को सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में पावन धरा पर पूर्ण अवतार लेकर धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का कार्य किया था। मथुरा से मोहम्मद कुरैशी के साथ शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी, लखनऊ। वाराणसी के आदिकेशव मंदिर और हमीरपुर के बलदाऊ और राधा कृष्ण मंदिर सहित राज्य के सभी कृष्ण मंदिरों में पूजा की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज 25 माओवादियों ने समर्पण कर दिया। माओवादियों ने जिले के पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ के डीआईजी के समक्ष समर्पण किया। माओवादियों पर कुल 29 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि समर्पण करने वाले माओवादियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। कोलकाता में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। ब्यूरो मेडिकल कॉलेज के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय वशिष्ठ और फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर देबाशीष सोम से भी पूछताछ कर रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि उसने कल कोलकाता में सचिवालय चलो मार्च का आह्वान नहीं किया है। हालांकि पार्टी ने कहा कि वो इस मार्च का समर्थन करती है। कांग्रेस ने भी कहा है कि वो न्याय के लिए राज्य में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन के बारे में संसद सदस्य कंगना रनौत के बयान से स्वयं को अलग कर लिया है। पार्टी ने कहा है कि सुश्री रनौत नीति संबंधी मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं है। पार्टी ने सुश्री रनौत से कहा है कि वे भविष्य में ऐसे बयान देने से बचें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के नितिन पाटिल महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। श्री पाटिल भारतीय जनता पार्टी के पीयूष गोयल के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद रिक्त हुई सीट के लिए चुने गए हैं। महाराष्ट्र में राज्य की सभी बाजार समितियों ने कल का प्रस्तावित बंद वापस ले लिया है। ये फैसला व्यापारियों के प्रतिनिधियों और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक के बाद किया गया। बैठक में यह फैसला भी किया गया कि व्यापारियों के मुद्दों का समाधान करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जापान में चक्रवात शानशान के देश के पश्चिमी भाग से टकराने की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस चक्रवात के मंगलवार तक देश के समुद्र तट को पार करने की संभावना है। चक्रवात से देश के कई भागों में 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और समुद्र में 9 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। जापान की एक बड़ी रेल कंपनी ने बृहस्पतिवार से शनिवार तक रेल सेवाएं स्थगित रखने की घोषणा की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने सोमवार को देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के राष्ट्र के नाम संदेश पर असंतोष व्यक्त किया है। बीएनपी नेता फखरुल ने कहा कि वे अभी भी भ्रम की स्थिति में है क्योंकि चीजें अस्पष्ट है। उन्हें उम्मीद थी कि मुख्य सलाहकार कोई रोड मैप पेश करेंगे, लेकिन उन्हें प्रोफेसर यूनुस के भाषण में लोकतंत्र की ओर बढ़ने का कोई रोड मैप नहीं मिला। फखरुल ने कहा कि वह प्रोफेसर यूनुस से सहमत है कि यह निश्चित रूप से एक राजनीतिक निर्णय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन यह निर्णय लेने के लिए सरकार को राजनीतिक दलों और राजनेताओं के साथ चर्चा में शामिल होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के प्रमुख ने अपने भाषण में कुछ सुधारों का संकेत दिया है, लेकिन इन सुधारों को कम समय सीमा में लागू नहीं किया जा सकता। नवल संग परमार, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
भारतीय तटरक्षक बल ने आज मालवाहक पोत ITT प्यूमा के चालक दल के 11 सदस्यों को बचा लिया। ये जहाज कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जाते समय पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के पास डूब गया था। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि संकट में फंसे जहाज से संदेश मिलने के तुरंत बाद तटरक्षक बल के 2 जलयान और एक डोर्नियर विमान को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और कार्य स्थितियों के बारे में सिफारिशें करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यदल की पहली बैठक कल नई दिल्ली में होगी। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मौसम विभाग ने आज गुजरात, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण भीतरी कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा हो सकती है। उधर दक्षिण भारत में भी अगले 3 दिनों के दौरान केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में झारखंड, बिहार, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। गुजरात में तेज बारिश के कारण कई भागों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। दक्षिण गुजरात के सभी जिलों सहित राज्य के 28 जिलों में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूरे गुजरात में आज भारी बारिश दर्ज की गई। राज्य में तकरीबन 59 बांध लबालब हो गए हैं, जबकि 72 को हाई अलर्ट पे रखा गया है। भारी जलभराव के कारण सूरत, नवसारी, वलसाड़, तापी, डांग और छोटा उदयपुर जिलों में 500 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों में NDRF की 13 और SDRF की 22 टीमें तैनात की गई है। निचले इलाकों में रहने वाले राज्य के 17,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इस बीच भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते शिक्षण विभाग ने कल राज्य की सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। त्रिपुरा में बाढ़ में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के अभियान में तेजी आई है। अनेक लोग और संगठन मदद के लिए आगे आए हैं। जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए राज्य प्रशासन ने समूची त्रिपुरा में 700 से अधिक चिकित्सा शिविर बनाए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने त्रिपुरा को 20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अपना 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया है। त्रिपुरा से लोकसभा सांसद बिप्लब कुमार देब ने बाढ़ से निपटने के राज्य के उपायों में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और अब आर्थिक खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 611 अंक की बढ़त के साथ 81,698 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी कारोबार के अंत में 187 अंक की वृद्धि दर्ज करता हुआ 25,010 पर आ गया। विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपए और 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $81.11 प्रति बैरल पर थी। काठमांडू में फुटबॉल की सैफ अंडर 20 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने भारत को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। पहले हाफ में बांग्लादेश ने 1 गोल कर बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में भारत के रेकी मैतेई ने 1 गोल कर बराबरी की। बांग्लादेश की तरफ से पहला गोल असदुल मौला ने किया। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। सुमित नागल और रोहन बोपन्ना भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। टूर्नामेंट में इस बार 4 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यूकी भांबरी, सुमित नागल, रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण और कौशल विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन से 5 नए जिलों के गठन से संबंधित पहलुओं का आकलन करने के लिए एक समिति बनाने को कहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश भर के मंदिरों में भव्य सजावट, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। शक्तिशाली तूफान शानशान के जापान के पश्चिम भाग में टकराने की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट और मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।